वाटर रिसोर्सेज, जैसा कि हम जानते हैं अर्थ पर 3/4 वाटर है, लेकिन बहुत थोड़े प्रोपोर्शन में ही हम इसमें से फ्रेश वाटर को ले सकते हैं। ये जो फ्रेश वाटर है ये रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर से लिया जा सकता है और वाटर रिन्यूड भी होता है, यानी बार बार बनता रहता है। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के द्वारा बनता है, जैसे कि सरफेस का वाटर एटमॉस्फेयर में गया, बादल बने और रेन के रूप में फिर से नीचे आ गया और फिर ग्राउंड में सीप इन हो गया, यानी ग्राउंड में नीचे चला गया। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वाटर है रिन्यूएबल सोर्सेज है। हम इस बात से भी हैरान होंगे कि अर्थ पर अगर 3/4 वाटर है और वाटर रिन्यूड भी होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कंट्रीज़ या वो एरिया जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी है यानी पानी की कमी है। ये क्यों कहा जा रहा है कि 2025 तक 2 बिलियन पीपल जो हैं वो वाटर की कमी में रहेंगे। गिवन द एबंडेंस, नेक्स्ट पैराग्राफ, अगर हम देखें कि पानी काफ़ी मात्रा में भी है और रिन्यूड भी होता रहता है, तो हमारे लिए ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि हमें पानी की कमी होगी। अगर हम पानी की शॉर्टेज के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो हमारे सामने वो एरियाज़ आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ही लो रेनफॉल है, और हम उन वुमेन को देखते हैं जो कि सिरों पर कितने सारे मटका लेकर वो बहुत दूर का ट्रैवल करती हैं ताकि पानी को घरों में लाया जा सके। तो हमारे सामने इंस्टेंटेनियसली का मीन्स उसी वक्त हमारे सामने वो एक पिक्चर आ जाती है जब वुमेन दूर से पानी लाती हैं, खास करके राजस्थान के एरिया में। अब पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो हर जगह की अलग अलग होती है, वो डिपेंड करती है सीज़न पर और एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स रेन फॉलिंग पर। लेकिन जो वाटर की कमी है वो ज़्यादातर केसेस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण होती है, यानी पानी का हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं, या फिर पानी का जो एक्सेस है मीन्स उसकी अवेलेबिलिटी है, मीन्स उसका जो मिलना है वो डिफरेंट रीजन में अलग अलग होता है। वाटर स्कार्सिटी मीन्स जो उसकी कमी है वो क्यों होती है। हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मीन्स पानी जो है रिन्यूड होता रहता है, सरफेस का पानी ऊपर जाता है, इवेपोरेट होकर फिर वो रेन के रूप में नीचे आ जाता है। तो हम फ्रेश वाटर को बार बार ऑब्टेन कर सकते हैं, किसके द्वारा, रेन के द्वारा, प्रेसिपिटेशन के द्वारा। सरफेस रन ऑफ मीन्स जो सड़कों पर पानी एक्सेस में बारिश के दिनों में होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, और ग्राउंड वाटर से। इज़ इट पॉसिबल, नेक्स्ट पैराग्राफ, कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी एरिया जहाँ पर एम्पल मीन्स काफ़ी ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज हों फिर भी वहाँ पर पानी की कमी हो। बहुत सारी जो हमारी सिटीज़ हैं इसका एग्जांपल हैं। वाटर स्कार्सिटी जो है वो किसके कारण से हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है तो पानी की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। लार्ज पॉपुलेशन है, उसे पानी चाहिए अपने घरों के काम के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी, यानी अगर हमने खेतों पे सिंचाई कर रही है, पानी देना है। तो अगर हमने हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन करनी है, यानी खेतीबाड़ी ज़्यादा करनी है, एग्रीकल्चर को ज़्यादा बढ़ाना है, तो हमें वाटर रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करना होगा। इसके लिए हम पहले से ये भी इंतज़ाम करते हैं, मैनेज करते हैं कि ड्राई सीज़न के लिए कि जब बारिश नहीं हो तो हमारे पास पानी की मैनेजमेंट पहले से हो। तो हमें अब खेती को रेवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है, हमें इरिगेशन को बढ़ाने की ज़रूरत है और हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाने की ज़रूरत है। हमने देखा कि मोस्ट ऑफ़ द फार्मर्स के पास वेल्स होते हैं या ट्यूबवेल्स होते हैं, ताकि वो जब उनके पास रेन ना हो तो इस पानी को वो यूज़ कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। पोस्ट मतलब इंडिपेंडेंस से पहले का जो इंडिया है उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ चुका था, मतलब इंडस्ट्रीज़ लगनी शुरू हो गई थी जो कि पहले इंग्लैंड में लगी थी, और अर्बेनाइजेशन मीन्स गांवों से शहरों की तरफ हम बढ़ गए थे, शहर बढ़ने, टाउन बनने शुरू हो गए थे, सिटीज़ बननी शुरू हो गई थी। इससे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी खुल गई। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल हाउसेस जो हैं वो मल्टीनेशनल कंपनीज ने जगह जगह पर खोले होते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज़ के बढ़ने से जो मैटर है वो और भी वर्स मीन्स ख़राब हो गया है, क्योंकि जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उन पर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। इंडस्ट्रीज़ जो हैं, एक तो वो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं, दूसरा उन्हें पावर भी चाहिए, बिजली की भी ज़रूरत है ताकि वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चला सकें। और ये जो एनर्जी है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से आती है, यानी पानी से जो बिजली बनाई जाती है उससे आती है। आज इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो 22% जो है टोटल इलेक्ट्रिसिटी
प्रोड्यूस जो होती है, जितनी भी देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें 22% जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है, यानी पानी से बिजली पैदा की जाती है। मल्टीप्लाइंग अर्बन जो सेंटर्स हैं, मतलब अर्बन सेंटर जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और वहाँ पर पॉपुलेशन जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमारा जो लाइफस्टाइल है इससे भी पानी और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, बिजली की रिक्वायरमेंट, उसकी ज़रूरत बढ़ती जा रही है। इससे प्रॉब्लम और भी गहरी होती जा रही है। अगर हम हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनीज़ को देखें तो हम देखेंगे कि इनके पास ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइसेस होती है, यानी अपने घरों में ही पंप लगे होते हैं ताकि वो अपनी पानी की डिमांड्स को पूरा कर सकें। लेकिन इससे जो ग्राउंड वाटर है वो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उसका एक्सेसिव यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सो फार वी हैव, हमने पानी की क्वांटिटी पर देखा कि पानी कितना है। अब हम दूसरी सिचुएशन को देखते हैं कि पानी जो है, हम देखते हैं कि पानी लोगों के लिए सही ढंग से अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो एरिया जो है वहाँ पानी की कमी है। ये क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर पानी की बैड क्वालिटी है। वहाँ पर हमारा ग्रोइंग कंसर्न ये है कि अगर पानी एम्पल है, काफ़ी मात्रा में है, लोगों की डिमांड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन वो पोल्यूटेड हो जाता है क्योंकि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट के कारण। डोमेस्टिक वेस्ट कैसे कि जैसे हमारा कपड़े धोने का पानी या हमारा बर्तन धोने का पानी जो है वो मान लो नदियों में मिल जाता है, या जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनके जो केमिकल्स हैं या पेस्टिसाइड्स खेतों से होकर पानी में चले जाते हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं वो पानी में चले जाते हैं रेन वाटर के साथ। इस तरह जो है वो पानी हमारे लिए हैज़ार्डस मीन्स ख़तरनाक हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। हमने पहले भी ये रियलाइज़ किया कि हमारे समय की ये मांग है कि हम पानी को कंज़र्व करें और उसको मैनेज करें और अपने आप को सेफ़ गार्ड करें, मतलब हमारी जो लाइफ है सुरक्षित हो सके और हमें हेल्थ हैज़ार्ड मीन्स हेल्थ से रिलेटेड जो खतरे हैं वो ना हो, फूड की सिक्योरिटी हमारी बनी रहे और हमारा लाइवलीहुड जो कमाने का ढंग है वो भी बना रहे और हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ भी बनी रहें। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी डिग्रेड होने से रोका जा सके। अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं या मिसमैनेजमेंट होती है हमारी पानी की, तो इससे हमारी जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारी लाइफ है वो इम्पॉवरिश मीन्स बहुत पुअर हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी और इसका हमारी लाइफ पर, हमारी ज़िंदगी का पर बहुत प्रोफाउंड मीन्स सीरियस ग्रेव असर पड़ेगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट हाउ डू वी कंजर्व, लेकिन इस पानी को हम कंजर्व कैसे करें, संभाल के कैसे रखें, इसको प्रिजर्व कैसे करें या मैनेज कैसे करें। पिछली हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं तो शुरू से ही हमने बहुत सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर मीन्स कि हमने बहुत ही अच्छे ढंग से ऐसी स्ट्रक्चर शुरू से ही बनाई हुई थी, जैसे कि डैम या स्टोन का रबल या कुछ रिजर्वोयर और लेक्स। ये होता है कि जैसे एक नदी जा रही है, हमने साइड में एक रिजर्वोयर बना लिए, मान लो कुआं खोद लिया या बहुत बड़ी एक ऐसी स्ट्रक्चर खोद ली ताकि नदी का जो पानी है उसमें चला जाए। फिर इससे बेनिफिट क्या होता है कि जब नदी ओवरफ्लो होती है, उसमें पानी ज़्यादा होता है बर्फ़ के पिघलने के कारण जब नदी में ज़्यादा पानी आ जाता है तो वो उन रिजर्वोयर्स में, मतलब उन लेक्स में, उन वेल्स में इकट्ठा हो जाता है और जब नदी का पानी का जो फ्लो ठीक होता है तब हम उन कुओं, उन वेल्स और उन लेक्स के पानी को हम अपनी इरिगेशन के लिए और अपने घरों के यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फिर हमने शुरू से ही इरिगेशन के लिए कैनाल्स, नहरें वगैरह खोदी हुई थी। अब हमें इस बात पे कोई हैरानी नहीं हुई कि हमने उस ट्रेडिशन को, उस जो रिवाज था शुरू से ही, हमने मॉडर्न इंडिया में भी डैम्स बनाए हैं अपनी रिवर्स पर। व्हाट आर डैम्स एंड हाउ डू दे हेल्प अस इन कंजर्विंग एंड मैनेजिंग वाटर। डैम्स क्या हैं और वो हमारी कैसे हेल्प करते हैं पानी को कंजर्व करने में, प्रिजर्व करने में। डैम्स जो हैं वो शुरू से ही बनाए जाते रहे हैं ताकि रिवर्स को, पानी को और रेन वाटर को कंजर्व करके रखा जा सके, ताकि उसको बाद में इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सके। आजकल जो हैं डैम सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एरियाज़ को पानी की सप्लाई देने के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। इससे टूरिज़्म इंडस्ट्री भी बढ़ती है, जिससे लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं।
नेविगेशन के लिए, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और फिश ब्रीडिंग के लिए, फिश को ब्रीड अच्छी तरह कर सके उसके लिए भी होते हैं। हैंस डैम्स जो हैं वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर पानी को इकट्ठा करके उसके बहुत सारे यूज़ किए जा सकते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे कि सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, भाखड़ा जो नंगल प्रोजेक्ट है, वहाँ पर डैम यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। इसी प्रकार के हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है, जो कि महानदी बेसिन में है, वो भी कंजर्व करने के लिए पानी को और फ्लड कंट्रोल के लिए है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉलोनियल पास्ट, मतलब जब ब्रिटिश लोगों के राज्य के बाद हमारे अंदर जो हैंडीकैप थी, मीन्स हम कुछ नहीं हमारे पास रह गया था, हमारी इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो चुकी थी, तो उसको ओवरकम, उसको काबू पाया जा सके उस पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही अच्छा कहा, उन्होंने कहा कि टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो डैम्स हैं वो भारत के मंदिर हैं। कारण इसका यही है कि ये एक दूसरे को जोड़ते हैं, डेवलपमेंट को जोड़ते हैं, एग्रीकल्चर को, विलेज इकॉनमी को, यानी विलेज में पैसा बढ़ता है और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ती हैं तो लोगों को काम मिलता है, और अर्बन इकॉनमी भी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन रिसेंट ईयर्स जो प्रोजेक्ट्स हैं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हैं और जो डैम्स हैं, लेकिन उसकी जो सीरियसली उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, उसके ऊपर उसकी बेनिफिट्स और उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को देखा जा रहा है, और उसको बहुत सारे कारणों से ओपोजिशन, मतलब उसको विरोध भी मिल रहा है। कारण क्या है कि हम जब पानी को रेगुलेट करते हैं, रोकते हैं और डैम बनाते हैं, इससे पानी का, वाटर का नेचुरल फ्लो जो है वो रुक जाता है और सेडिमेंटेशन की समस्या आती है। सेडिमेंटेशन क्या है कि जब रिवर अपने मेन सोर्स से निकलती है तो उसके रास्ते में स्टोन्स, सैंड, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं और वो जगह जगह इकट्ठी होती हैं, लेकिन वो पानी के फ्लो के साथ बहती रहती हैं और फिर थोड़ी थोड़ी करके नीचे इकट्ठी होती रहती है। लेकिन जैसे ही हम डैम बनाते हैं उस जगह पर बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेत, मिट्टी और स्टोन इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण रिजल्टिंग इन रॉकियर मतलब जो स्ट्रीम बेड है, नीचे का बेड है, वो रिस्की हो जाता है और वहाँ पर एक्वेटिक मीन्स पानी में जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरा पैदा हो जाता है। डैम जो है रिवर को फ्रेगमेंट करते हैं, मतलब हम उसके पार्ट्स करते जाते हैं, उसका नेचुरल फ्लो हम होने नहीं देते, जिसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो माइग्रेट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह ईजिली जा नहीं सकते, और ख़ास करके उनके जो एग्स और स्पर्म्स हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएं। तो डैम्स जो है उनके लिए बहुत नुकसानदायक हैं। और फिर दूसरा, रिजर्वॉयर्स हैं जो हम क्रिएट करते हैं, जैसे मान लो कैनाल्स बनाते हैं या हम लेक्स बनाते हैं ताकि उसमें पानी को डिपॉजिट किया जा सके, पानी को इकट्ठा किया जा सके, तो वो चीज़ें जो रिजर्वॉयर्स होते हैं वहाँ की वेजिटेशन को ख़राब कर देते हैं, वहाँ की जो सॉयल है वो भी डिकम्पोज हो जाती है एक टाइम के बाद। ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं, लार्ज डैम्स, इसके कारण एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को चलाना पड़ा, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन और तेहरी डैम आंदोलन। जितनी भी इन प्रोजेक्ट्स को रेसिस्टेंस मिली है, मतलब इसके लिए जो डिसलाइकिंग हुई है, वो इस कारण से है क्योंकि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाना, किनको, लोकल कम्युनिटीज़ को, मतलब वहाँ पर जो लोग लोकल एरिया में लोग जो रहते हैं, डैम बनाएंगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ के लोगों को एक दूसरी जगह पर हमें भेजना होगा। जितने भी लोकल पीपल हैं उनको अपनी लैंड छोड़नी पड़ती है, लाइवलीहुड, और उनके पास जो मीगर एक्सेस, मीगर मीन्स बहुत कम जो उनके पास चीज़ें होती हैं, कंट्रोल होता है अपने रिसोर्सेज पर या फूड पर, वो उनको छोड़ना पड़ता है ताकि देश के लिए कुछ अच्छा हो सके। अगर लोकल पीपल जो हैं इससे बेनिफिट नहीं हो रहे तो हमें इतने बड़े बड़े डैम्स बनाने का कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ, इरिगेशन हैज़ ऑल्सो, इरिगेशन ने क्रॉपिंग पैटर्न को भी बदल दिया है। फार्मर जो है सबसे पहले अपने लिए या अपनी फैमिली या गांव के लिए गेहूं उगाते थे, अब वो कमर्शियल क्रॉप्स उगाने लगे हैं। कमर्शियल मीन्स जिससे उन्हें पैसा मिल सके, मनी मिल सके, और वाटर इंटेंसिव जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है वो क्रॉप्स उगाने लगे हैं। इससे क्या है
इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स हमारे पास बैड रिजल्ट आए हैं। जैसे सॉयल जो है वो सलाइन मीन्स उसमें नमक की मात्रा बढ़ गई है। एट द सेम टाइम इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, इससे सोशल स्ट्रक्चर में भी बदलाव आया है क्योंकि रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो डैम्स के कारण बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़े भी पैदा हो जाते हैं क्योंकि जो लोग हैं वो उसके डिफरेंट यूजेस चाहते हैं और बेनिफिट्स चाहते हैं। जैसे कि गुजरात में साबरमती बेसिन फार्मर्स जो हैं वो इस बात से एजिटेटेड, नाराज़ हो गए थे और वहाँ पर रॉयट्स मतलब दंगे फसाद, झगड़े हो गए थे क्योंकि वाटर सप्लाई जो थी अर्बन एरिया को ज़्यादा हो रही थी, तो इससे फार्मर बहुत नाराज़ हुए थे। खास करके जब ड्रॉट का समय था, सूखे का समय था, रेन वाटर नहीं मिल रहा था, तब अर्बन एरिया को ज़्यादा सप्लाई होने के कारण गुजरात के फार्मर्स बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन है। एक स्टेट कहती है, एक ही रिवर जा रही है, मान लीजिए पंजाब और हरियाणा से यमुना जा रही है, तो पंजाब वाले कहेंगे कि हमने ज़्यादा यूज़ करना है वाटर का, लेकिन हरियाणा कहेगा कि मुझे इसका ज़्यादा यूज़ करना है, तो ये डिस्प्यूट भी अराइज हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस। इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी ऑब्जेक्शंस लगे हैं वो इस कारण से हैं क्योंकि जिस पर्पस के लिए ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे वो पूरे नहीं हो पाए। आयरॉनिकली मीन्स कि जो हम सोचते हैं उससे ओपोजिट होना। डैम्स जो थे उन्हें कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि वो फ्लड्स को रोक सकें, लेकिन इसके कारण जो है फ्लड्स ट्रिगर्ड मीन्स ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं सेडिमेंटेशन के कारण, जो कि रिजर्वॉयर्स में इकट्ठा हो जाता है। अब अगर नीचे सिल्ट और रेत और मिट्टी वगैरह इकट्ठी होगी तो पानी का फ्लो जो है ऊपर की तरफ जाएगा। बिग डैम्स जो हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, वो फ्लड्स को कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। जब बहुत ज़्यादा रेन होती है तो फ्लड्स नहीं रुक पाते। हमने देखा कि जो डैम से वाटर रिलीज़ होता है, जब भारी बारिश होती है तो डैम से जो पानी रिलीज़ होता है उससे महाराष्ट्र और गुजरात में 2006 में फ्लड्स ने सिचुएशन को बहुत एग्रावेट कर दिया था, बहुत बढ़ा दिया था, ख़राब कर दिया था। फ्लड्स ने लोगों की लाइफ को ही नहीं बर्बाद किया बल्कि प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान हुआ और सॉयल इरोजन भी हुआ। सॉयल इरोजन मीन्स कि लेयर ऑफ फाइन सॉयल जो कि पानी के कारण बहकर नदियों में चली जाती है। सेडिमेंटेशन का मतलब ये भी हुआ कि सिल्ट जो कि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र मीन्स जो क्रॉप्स को अच्छा बना देती है, ज़्यादा मात्रा में देती है। ये मैन मेड भी होती है और आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स भी होते हैं। तो जो सिल्ट है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र है, वो जो है उसके कारण वो हमें नहीं मिल पाई। डिप्राइव्ड का मीन्स होता है विदाउट। सिल्ट हमें नहीं मिल पाई क्योंकि सेडिमेंटेशन के कारण हमें सिल्ट नहीं मिल पाती, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होती है, मतलब लैंड जो है क्रॉपिंग के काबिल नहीं रहती। ये भी देखा गया कि मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके कारण अर्थक्वेक, वाटर बॉर्न डिजीज़, पानी से होने वाली बीमारियां, पेस्ट और पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये देखते हुए कि इसके प्रोजेक्ट्स के कितने डिसएडवांटेजेस हैं, इसी के कारण मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स को रेजिस्टेंस मीन्स डिसलाइकिंग मिली। लेकिन वाटर हार्वेस्टिंग जो सिस्टम है इसका ऑल्टरनेट है, मीन्स इसकी जगह वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाया जा सकता है जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और सोशल इकोनॉमिकली भी ठीक है। एशियंट इंडिया में, प्राचीन इंडिया में अगर हम देखें तो ट्रेडिशन था कि लोग अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्हें पता था रेनफॉल कब होती है, कितने सॉइल टाइप्स होती हैं, या उनके पास टेक्निक्स होती थी ताकि वो रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें, ग्राउंड वाटर को, रिवर वाटर को और फ्लड वाटर को, ताकि वो जब उनके ड्राई मंथ्स हों, ड्राई एरियाज़ हों, तब वाटर को यूज़ किया जा सके। हिल्स में और माउंटेन एरियाज़ में लोग जो थे डाइवर्शन चैनल्स, जिनको गल्स और कुल्स कहा जाता था, डाइवर्शन का मतलब था पानी के बहाव को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देना ताकि वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा सके। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो थी वो इंडिया में कॉमन थी, जिसको स्टोर किया जाता था ड्रिंकिंग वाटर के लिए और ख़ास करके राजस्थान के एरियाज़ में। फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल, लोगों ने इनअंडेशन मीन्स कैनाल्स, नहरें बनाई हुई थी ताकि वो
अपने फील्ड्स को पानी दे सके जिन दिनों रेन नहीं होती। जितने भी ड्राई एरियाज़ थे वहाँ पर एग्रीकल्चर जो था उसको उन फील्ड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता ताकि रेन वाटर जब हो तो वो पानी को स्टोर कर सके, पानी वहाँ खड़ा रहता था। इससे सॉइल जो थी मॉइस्चर मीन्स गीली भीगी रहती थी और इन्हें बोला जाता था खादिन्स एंड जोहाज। ये आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, खादिन्स एंड जोहाज व्हाट आर दे। तो आप बोलोगे कि इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स agricultural fields were converted into rain-fed storage structures that allowed the water to stand and moisten the soil like the khadins in Jaisalmer and Johar in other parts of Rajasthan. Next paragraph, in the semi-arid and arid regions means जो ड्राई एरियाज होते थे राजस्थान के, खास करके बीकानेर, पहौदी और बारमर में जितने भी हाउसेस थे उनमें अंडरग्राउंड टैंक्स होते थे ताकि वो वाटर को स्टोर कर सकें। टैंक्स तो से एक बिग रूम की तरह बड़े बड़े होते थे और रूफ टॉप रेन वाटर मतलब छत पर जो पानी इकट्ठा होता था वो उसको एक पाइप के थ्रू उन टैंक्स में पहुंचाया जाता था। स्लोपिंग रूफ के साथ उसको लगा दिया जाता। रेन फॉलिंग जो कि रेन जो थी टॉप पर रूफ टॉप पर पड़ती थी वो नीचे पाइप के द्वारा टैंक्स में चली जाती थी, तो इस तरह वाटर स्टोर हो जाता था। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रेन वाटर कैन बी, उसको स्टोर किया जा सकता था 10 तक। कब तक किया जाता? जब तक नेक्स्ट रेनफॉल नहीं हो जाती और ये इंश्योर किया जाता कि समर्स में इस पानी को यूज़ किया जाएगा। एंड रेन वाटर या इसको पार्लर पानी कहा जाता था, मीन्स फ्रेश वाटर। जब भी रेन होती थी तब पहला पानी नहीं टैंक में जाने दिया जाता क्योंकि इससे छत जो थी रूफ धुल जाती थी, पाइप्स वगैरह धुल जाते और फिर सेकंड और बाकी जो रेन्स थी उसको स्टोर कर लिया जाता था। ये बिल्कुल प्योरेस्ट वाटर थी। आज भी वेस्टर्न राजस्थान में सैडली बहुत सैड बात है कि रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है डिक्लाइन मीन्स अब नहीं हो रही क्योंकि वहाँ पर पेरेनियल इंदिरा गांधी कैनाल में सारा साल पानी रहता है। पेरेनियल का मीन्स होता है जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहे। फिर भी बहुत सारे हाउसेस में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अभी भी है क्योंकि इन्हें टैप वाटर अच्छा नहीं लगता। फॉर्चुनेटली इन मैनी पार्ट्स ऑफ, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, आज भी रूरल और अर्बन इंडिया में देखें तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो अभी भी सक्सेसफुली अपनाई जा रही है। जैसे कि इन गंदाथुर में, ये एक जगह का नाम है, एक बहुत ही बैकवर्ड विलेज है, कहाँ पर, इन मैसूरू कर्नाटका में। विलेजर्स जो हैं उन्होंने इंस्टॉल मीन्स लगाए हुए हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, रूफ टॉप पर अपने पाइप्स वगैरह लगाए हुए हैं। इन देयर हाउस होल्ड रूफ टॉप पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है उनकी वाटर नीड्स को पूरा करता है। बाकी का जो पैराग्राफ है उसमें डाटा है कि कितने बड़े उनके टैंक्स होते थे या कितनी रेनफॉल होती है, ये आपको जस्ट रीड करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ,